आज एक ऐसी कंपनी की बात करने वाला हूँ जिसको 1-2 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक करता था, लेकिन फिर मेरी ट्रैकिंग उस पे से कम हो गई। अब 1-2 क्वार्टर से बिज़नेस में इतना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है जो मुझे लगा कि यार मुझे इसको फिर से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बार-बार मेरे स्क्रीनर पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो मैं इस कंपनी को फिर से स्टडी करना शुरू कर रहा हूँ। क्या रीज़न है इसको स्टडी कर रहा हूँ? क्या इंटरेस्टिंग कंपनी में हो रहा है? जानते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में उस कंपनी के बारे में बात करूं उससे पहले ना एक बहुत की लर्निंग जो मैंने अपने इन्वेस्टिंग करियर से सीखी है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि जब भी हम किसी स्टॉक की बात करते हैं ना, तो उसके पीछे की एक स्टोरी होती है। और उस स्टोरी को अगर आप ठीक से समझेंगे तो आप विजुलाइज कर पाते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि नंबर तो आज के टाइम पे सबके पास अवेलेबल है, वो लेकिन वो नंबर के पीछे क्या स्टोरी है, ये कंपनी कितनी बड़ी बन सकती है, वो नंबर में कभी भी नहीं दिखेगा। तो स्मार्ट इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि नंबर के पीछे क्या स्टोरी छिपी है। हर इन्वेस्टर क्या करता है कि कंपनी के बारे में जब स्टडी करता है तो देखता है कि यार कंपनी में क्या टेलविंड्स हो सकते हैं, क्या हेडविंड्स हो सकते हैं, रिसेंट रिजल्ट कैसे रहे हैं, कौन कॉल में क्या इनसाइड कंपनी दे रही है, मैनेजमेंट के इंटरव्यू से क्या बात निकल के आ रही है। तो ये सब हर कोई ट्रैक करता है। लेकिन जब एक मल्टी बैगर की हर किसी को तलाश रहती है तो सबसे 3-4 इंग्रेडिएंट बहुत खास बन जाते हैं उसमें। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट तो होता है कि हमारी स्टोरी कैसी है उसके प्रति, क्योंकि जितना भी हमारे यहाँ रिसर्च होगा, हमारे थीसिस जो बनेंगे वो स्टोरी के आसपास बनेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं कि यार वायर एंड केबल की डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाली है, चाहे एआई हो या ना हो, वायर एंड केबल की डिमांड रहेगी, क्योंकि स्मार्ट सिटीज़, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी थीम इंडिया में काम कर रही है जिसकी वजह से वायर एंड केबल अच्छा करेगा। तो ये एक स्टोरी हो गई। तो हमारे जो भी थीसिस, हमारी रिसर्च होगी इसी स्टोरी के आसपास चलेगी। थीसिस बन जाते हैं स्टोरी के आसपास, उसके बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है। और तीसरा इंग्रेडिएंट, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो जाता है लक। कंपनी में लक भी आपके फेवर में हो, नहीं तो अच्छी से अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करके बैठे रहते हो, 3-4 साल रिटर्न नहीं बनता और अचानक से जब आपको लगता है कि यार मुझे को इसमें नहीं इन्वेस्ट करके रहना है ना, तो अचानक से वो कंपनी बाउंस करने लगती है। तो लक भी आपके साथ होना चाहिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पीबी फिनटेक की। इसको मैं काफ़ी टाइम से, आईपीओ टाइम से मैं ट्रैक करता था। काफ़ी सिंपल स्टोरी थी, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस बिजनेस का काफ़ी थोड़ा आइडिया है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो मैं डे 1 से, जब से ये आईपीओ आया, तो मैं इसको काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहा था। क्योंकि सिंपल था कि जितनी आप इंश्योरेंस बेचोगे तो उसका एक रेकरिंग रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। रिन्यूअल रेवेन्यू जो आता है वो तो आता ही रहेगा। जो नई पॉलिसी बेचोगे वो तो आपका एड ऑन में है, लेकिन जो पुरानी पॉलिसीज आपने बेची है उसका रिन्यूअल कमीशन तो आपको आता ही रहेगा। तो वो एक काफ़ी एक एडेड एडवांटेज बन जाती है जो भी ब्रोकर्स होते हैं। तो ये एक बड़े स्केल पे ब्रोकर है जो डिजिटल अगर लेवल पे बात करोगे तो 90% से ऊपर का मार्केट शेयर इनके पास है इंश्योरेंस बिजनेस में। तो इसकी स्टोरी तो मुझे क्लियर थी कि ये कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है आने वाले टाइम में, इसलिए लगातार इसको मैं ट्रैक कर रहा था। जब न्यू एज प्लेटफॉर्म 2021 में इन स्टॉक्स की लिस्टिंग हुई, स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरे, तब भी मैंने अपनी ट्रैकिंग इस कंपनी पे से नहीं बंद की। अब इस कंपनी में जो सिंपल बिजनेस मॉडल अगर आप समझेंगे तो एक इनका इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म का बिजनेस है, पॉलिसी बाजार, दूसरा इनका पैसा बाजार का बिजनेस है। अब क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है उसके बारे में बात करता हूँ कि जिसकी वजह से दोबारा से ये मेरी कंपनी ट्रैकिंग पे आई है। तो सबसे पहले तो अभी रिसेंट में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना जो इनका पैसा बाजार का बिजनेस था, जो अभी थोड़ा सा डगमगा रहा था बिजनेस, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने ब्रोकिंग का लाइसेंस लिया। तो फिर एनालिस्ट कॉल में उनसे पूछा गया कि आपने ब्रोकिंग का लाइसेंस क्यों लिया, आप क्या स्टॉक ब्रोकिंग में एंटर करना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, हमारा स्टॉक ब्रोकिंग में हम एंटर नहीं करना चाहते, हम बॉन्ड मार्केट में और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं। क्योंकि जो इंश्योरेंस का हमारा प्रोडक्ट है वो पुश प्रोडक्ट है, कस्टमर को बोलना पड़ता है कि ले लो, इसके ये बेनिफिट है। लेकिन जिस तरह का इंडिया में ट्रेंड म्यूचुअल फंड का चल रहा है तो वहाँ पर पुश करने की जरूरत ही नहीं है। जो जितना इनके पास अभी का इनका क्लाइंट बेस है तो ये आराम से क्रॉस सेलिंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कर सकते हैं। तो वहाँ से अब एक अलग रेकरिंग रेवेन्यू म्यूचुअल फंड का, क्योंकि आपको पता है रेकरिंग रेवेन्यू आता है वहाँ से, तो वो एक नया जनरेट होना शुरू होगा। ये कंपनी FY19 में ऑलमोस्ट 65 करोड़ का सिर्फ एनुअल रिन्यूअल रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। लेकिन ये जो ARR है ये अभी के टाइम पे 2026 में 965 करोड़ तक पहुंच गया। और ये कंपनी बोलते हैं कि जो हमारा रिन्यूअल कमीशन है इस पे 80% से ऊपर का हमारा मार्जिन है। तो इनकी जो पैड पे सीधा सीधा ये एक कंफर्ट पोजीशन में इनको रखता है। और इसीलिए कंपनी बोल रही थी कि FY27 तक मोस्ट प्रोबेबली हम लगभग 1000 करोड़ का अपना जो पैड का टारगेट है उसको पूरा कर लेंगे। तो ऑलरेडी ये कंपनी 650 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब ये कंपनी क्या कह रही है कि हमारा जो इंश्योरेंस का बिजनेस है, जो इनका ब्रेड एंड बटर है, जो मेन बिजनेस है,
वो ये कह रहे हैं कि हम अभी भी आप बड़े आराम से 30% के कैगर से ग्रोथ उसको करते चले जाएंगे। इसके अलावा कंपनी का टारगेट ये है कि एक तो जैसे मैंने बताया कि पैसा बाजार जो अभी थोड़ा सा बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा, तो उसमें ये अब म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस और बॉन्ड वाला बिजनेस ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा जो रेकरिंग रेवेन्यू इनको सिर्फ इंश्योरेंस बिजनेस से आता था, वो धीरे धीरे इनके पैसा बाजार बिजनेस से भी आने लगा। वो भी एक प्लस पॉइंट था कंपनी के लिए। और सबसे बड़ी बात ये बोल रहे कि हम हेल्थ केयर सेक्टर में पूरे एक इकोसिस्टम पे काम करेंगे। यानी कि किसी ने हमसे इंश्योरेंस लिया, जब उसको क्लेम की जरूरत पड़ेगी तो क्लेम सपोर्ट हम करेंगे। फिर अगर उसको हॉस्पिटल सेलेक्ट करना होगा तो हॉस्पिटल हम सेलेक्ट करेंगे। फिर जो टीपीए वाला बिजनेस होता है वो, इसके अलावा डायग्नोसिस में, डायग्नोस्टिक में भी ये एंटर करने की सोच रहे हैं, ओपीडी में ये एंटर करने की सोच रहे हैं। तो हर तरफ से ये कवर करना चाहते हैं, पूरे हेल्थ केयर इकोसिस्टम को कवर करना चाहते हैं। एक तरफ पीबी हेल्थ की इनकी एसोसिएट कंपनी है जिसमें इनकी 28% स्टेक है, उसके थ्रू इन्होंने अभी 2-3 हॉस्पिटल भी ओपन कर दिए। और इनका टारगेट ये है कि पीबी हेल्थ के में हम थोड़े हॉस्पिटल अपने खुद के ओपन करेंगे और 400 से 500 हॉस्पिटल हमारे पीबी केयर पे प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, ताकि हम अपने जो हमारे प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस ले रहे हैं तो अपने क्लाइंट्स को हम बता सकें कि आप इस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराइए, ताकि जो भी आपका इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस होगा हर चीज़ काफ़ी स्मूथ रहेगी। तो इस तरह से ये पूरे इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, जो कि मुझे काफ़ी बेटर लगा। अब हमेशा इनके पास काफ़ी अच्छा खासा कैश जनरेट होता था, बैलेंस शीट पे अभी भी काफ़ी अच्छा कैश है। हमेशा बात होती है कि ये बाय बैक कर लेंगे या डिविडेंड आ सकता है। तो कंपनी का ये दिख रहा है कि अलग अलग बिजनेस एवेन्यू में जो कंपनी एंटर कर रही है, तो ये अपना जितना भी कैश जनरेट करी तो री इन्वेस्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि कहाँ री इन्वेस्ट करेगी। लेकिन अब भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में है, जहाँ मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। सबसे पहला, लगातार जब भी स्टॉक भागता है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बड़ी सेलिंग आती है, एफआईआई इसमें एक बड़ी स्टेक अपने जो बेच के जाते हैं, वो एक डर लगता है। दूसरा, टाइम टू टाइम बार बार फाउंडर्स की तरफ से सेलिंग आती है, तो वो एक कंसर्न है। वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ते नहीं है, तो वो एक कंसर्न है। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा फिनटेक इस इंडस्ट्री में उतर रहे हैं। और अगर ये नए नए एवेन्यूज़ में अपने आप को एंटर करने की सोच रहे हैं, हॉस्पिटल बिजनेस अपने आप में हैवी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। अभी तक ये ऑपरेटिंग लीवरेज काफ़ी अच्छा आता था, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे थे। अब ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, हॉस्पिटल के बिजनेस में, तो वो कैसा रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके आंसर मुझे अभी भी पता करना है। तो मेरी रिसर्च अभी कंटिन्यू है, किसी भी कंक्लूजन पे अभी मैं नहीं पहुंचा हूँ। लेकिन जो ये बिजनेस में हो रहा है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लगा आप लोगों से ये कुछ इनसाइट्स शेयर करनी चाहिए कि कैसे पीबी फिनटेक अपने पॉलिसी बाजार के बिजनेस को, फिर पैसा बाजार के बिजनेस को, और ये पीबी हेल्थ केयर और पीबी केयर में कैसे अपने आप को और ज़्यादा एक बढ़िया प्रॉपर फुल प्लेटफॉर्म बना रहा है। हेल्थ केयर इकोसिस्टम में पूरी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स भी इन्हीं के होंगे, डायग्नोस्टिक में भी एंटर करेंगे, ओपीडी में एंटर करेंगे, इसके अलावा जो क्लेम सपोर्ट होता है उसमें एंटर करेंगे। और जो इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो तो ऑलरेडी 30% के कैगर से कंपनी कह रही है लगातार हमारा ग्रो करता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए आज की वीडियो में मैंने इसको कवर किया। तो होपफुली ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आगे जब भी डेवलपमेंट होगी तो मैं इसमें और फर्दर वीडियो बनाता रहूँगा। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्या आप इस बिज़नेस को ट्रैक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।